3 नाला पार करके हम जाते थे। मानसून के टाइम में तैर करके जाते थे। एक हाथ से तैरते थे, एक में काबियां होती थी। छोटी सी डेंगी नाव होती थी, उसको डुबो देते थे हम लोग शरारत में। हम लोगों ने कंप्यूटर में भैंस गाय तो देखा नहीं, हमने तो असली में देखा है ना। और जो बाढ़ कैसे आती है, तूफान कैसे आता है, पता था कि पढ़ के कुछ निकलोगे तभी जिंदगी यहाँ से बाहर आपको ले जाएगी। कोई इनहेरिटेंस नहीं था। बिल्कुल। कैमल एक दिन वायलेंट हो गया, वो उसको पटका और पाकिस्तान भाग गया। दुबे जी, आप गोरखपुर के एक बड़े छोटे से गांव से निकले, तो ये एक छोटे से गांव से निकल के और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी का थोड़ा सा बताइए, कैसे रहा? देखिए, बाद में मैंने फोर्सेज में अपने बैच में भी देखा, ज्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड ओनली। ऑफ कोर्स। हम एक बड़े डिफिकल्ट एरिया से बिलोंग करते हैं। जो मेरा गांव है वो हिमालयन रिवर के बिल्कुल किनारे है, जिसको कछार बोलते हैं। और कोई भी एमिनिटी उस जमाने में नहीं थी, न रोड न बिजली। सही बात। रोड और बिजली है ही नहीं। उसके बाद जो गांव का रूप होता है, उस गांव में मैं पला बढ़ा और 5th तक का एजुकेशन भी वो पेड़ के नीचे गांव में ही किया। ये याद तो लाइफ से कभी जा नहीं सकती, क्योंकि उसमें मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा उसमें टटपट्टी भी नहीं थी, या तो मिलती नहीं थी या वहां तक पहुंचती नहीं थी, जो रीजन हो। वो मोटे मोटे जूट का बना हुआ टाट रोल वाला। तो वहां से निकले। बट एक चीज जो प्लस पॉइंट था वो ये था, और पूरी लाइफ नेचर लिविंग, प्रकृति पे ही जिंदा रहते थे। बारिश है तो बारिश देख रहे हैं, जाड़ा है तो जाड़ा है, गर्मी है तो गर्मी है। कोई पंखा है नहीं, कोई बिजली है नहीं, कोई कूलर है नहीं, कोई एसी है नहीं। फ्रिज का पानी तो फ्रिज है ही नहीं है, बिजली नहीं तो फ्रिज कहाँ से होगा। टेलीविज़न का मतलब नहीं था, लालटेन जला के पढ़ते थे। बिल्कुल। लेकिन जो लिविंग विद द लैंड, जो घर में पैदा हो रहा है वही खा रहे हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे में जी रहे हैं। और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए फिजिकल आपको वर्क करना पड़ रहा है। पैदल जा रहे हैं। बाइसिकल, साइकिल होना बड़ी बड़ी लग्जरी थी। बिल्कुल। मोटरसाइकिल तो कोई रिश्तेदारों वगैरह में किसी के पास होती थी, अपने में तो थी नहीं। और टीचर्स बड़े सख्त थे, टीचिंग स्टाफ बड़ा सख्त था, वैल्यूज़ बहुत तगड़ा था। तो ये जो वैल्यूज़ रहे, एक डिफ़िकल्ट लाइफ थी, सिबलिंग्स थे, लार्ज फैमिली था, जॉइंट परिवार था, काका बाबा दादा, बड़े भाई छोटे भाई, सब गार्जियन होते थे। आपके घर कोई रिश्तेदार भी आता तो वो भी आपके ऊपर गार्जियनशिप करता था। टीचर के पास जाके कहता था भाई इस पे ज़्यादा निगाह रखना। फादर मेरे खुद लेक्चरर रहे। तो घर में एक पढ़ाई का माहौल तो था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से ही एजुकेशन का माहौल था। उतने डिफ़िकल्ट टाइम में 3 नाला पार करके हम जाते थे। मानसून के टाइम में तैर करके जाते थे। एक हाथ से तैरते थे, एक में काबियां होती थी। भाई 30 मीटर 20 मीटर नाला है, तो एक हाथ से तैर के उस पार चले गए। ज़्यादा कापी किताब है तो 4-4 कापी किताब रख के आते थे, फिर उसको थैले में भर लेते थे, क्योंकि छोटे बच्चे के हाथ में कितनी कापी आएगी एक साथ, इतनी आ जाएगी। अभी तो मेरा हाथ बड़ा है, तब तो छोटा था। लेकिन वो रूटीन था। बल्कि ऐसा माहौल हो उसको हम इंतजार करते थे, क्योंकि तैरने का मौका मिलता था। बाकी टाइम में कैसे तैरेंगे आप। एक छोटी सी डेंगी नाव होती थी, उसको डुबो देते थे हम लोग शरारत में। तो मेरे फादर को बड़ी दिक्कत होती थी, वो साइकिल से आते थे, वो पार कैसे करें। तो कभी कभी उनको खबर लग जाती थी कि नहीं समझ डुबोया है, वो इसलिए कि हम तैर के जाएंगे। उतने देर पहले घर से चले। घर में दही है तो दही से रोटी खा ली, चावल है, दाल नहीं बना है तो कुछ डाल के खा लिया, घी डाल लिया, गुड़ से खा लिया। लाइफ वॉज वेरी इजी। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। पूरी नींद आती थी, पूरा मशक्कत करते थे। 100 kg का गेहूं का बैग हाथ पे उठा लेते थे। 2 भाई मिलके, एक ने एक का हाथ पकड़ा, 100 kg का बोरी हाथ पे डाला और पॉइंट ए से पॉइंट बी डाल के आ गए। इतनी पता नहीं क्यों इतनी होती। आम के टाइम में आम आप चुग रहे हैं, खेती के टाइम में खेती में है, आलू है, सब्जी है, गाय भैंस है। ऐसी जिंदगी हम लोगों की शुरू हुई है। बिल्कुल। हम आपको आज इस रूप में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। बट वी लिटरली लिव दिस लाइफ। ये फैक्ट है। ये आई कैन रिलेट 100%। तो इन चीजों ने देखा कि आपको बड़ा मजबूत बनाया, बड़ा कॉन्फिडेंट बनाया। कोई हार्डशिप आई तो लगा नहीं तो हो जाएगा, क्योंकि आप उसका 10 गुना तो झेल चुके हैं। यस, 10 गुना तो झेल चुके हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर में भैंस गाय तो देखा नहीं, हमने तो असली में देखा है ना। और जो बाढ़ कैसे आती है, तूफान कैसे आता है, किस तरह से वो एक चक्रवाती हवा चलती थी हमारे तरफ, तो इतना जबरदस्त स्टॉर्म आता था। बारिश होती थी 10-10 दिन तक बंद नहीं होती थी।
लू चल रहा है, हीट स्ट्रोक की अंग्रेजी तो हम बाद में समझे हैं ना। I know. हम उस हीट स्ट्रोक में तो पल बढ़ के चले आए। लूट बोलते थे। कोई शादी, हाँ कोई शादी ब्याह नहीं बचता था जिसमें बारात न जा रहे हो, खाना पीना न खा रहे हो, हवा चल रही तो बहुत अच्छी है, नहीं चल रही तो नहीं चल रही है। लेकिन उसने कभी भी शरीर पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डाला। बिल्कुल। वैल्यूज बहुत था। कोई शरारत करने से पहले डरते थे कि हमको इतनी आंखें देख रही हैं, तो घर में डिसिप्लिन होना है। और ये पता था कि पढ़ के कुछ निकलोगे तभी जिंदगी यहाँ से बाहर आपको ले जाएगी। बिल्कुल। कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, कोई इनहेरिटेंस नहीं था बिल्कुल कि नहीं भाई वो आपकी जिंदगी चला देगी। बिल्कुल। खेती बाड़ी थी, आज भी है, बट उसका कोई कैश वैल्यू तो था नहीं। तो आगे कैसे, मतलब बीएसएफ कैसे हुआ? बीएसएफ भी इत्तेफाक से हुआ। एक तो मेरे रियल जो ग्रैंडफादर रहे वो इंडियन नेशनल आर्मी में थे। अच्छा। तो घर के अंदर एक माहौल था और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने काम किया था। मांडले जेल में बंद भी थे वो, जब आईएनए डिसबैंड हुई। उसके बाद छूटने के बाद वो लोग इंडिया आए, तो घर फिर आए। फिर वो तो घर के अंदर एक तो उनकी थोड़ी, वो बड़े पौरुष वाले आदमी थे। जैसे मैं 3rd पीढ़ी हूँ, मेरे बाद भी अब 2 पीढ़ी आ गई है नेचुरली। बस इस पूरी पीढ़ियों में मैं अभी भी ढूंढता हूँ उनको, कि उनके जैसे जीवट का आदमी मुझे मिल जाता। जीवट कहने का अर्थ है कि अ पर्सन विदाउट रिसोर्स कैन ड्रीम ऑफ डूइंग मैजिक, और वो सफल हो जाते थे पता नहीं कैसे। शादी ब्याह तय होता था, कोई घर का इवेंट होता था, उन पर कुछ भी नहीं होता था, फिर भी कहते हैं ना क्रिया सिद्धि सत्व भवति महताम नोप करणे। जो क्रिया जो सिद्धि होती है ना, वो आत्मबल से होती है, उसके लिए बहुत उपकरण नहीं चाहिए। तो वो बड़े मजबूत आदमी थे और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। मुझे फादर की कम याद आती है, ग्रैंडफादर की ज़्यादा आती है। नेचुरली 96 में उनकी डेथ हुई। पुलवामा टेन्योर में जब कंप्लीट कर रहा था उसी दौरान उनकी डेथ हुई। उसी इलेक्शन ड्यूटी में मैं आया था उनके रिचुअल्स में। मतलब ही लिव्ड दैट लॉन्ग। अब सवाल ये है कि ये एक इत्तेफाक ये था कि मास्टर्स 83 में मैंने कर लिया था। नौकरी की तलाश थी। हमारे टाइम में ज़्यादातर लोग कोई फील्ड पिकअप करते थे तलाश में। आप ये चाह रहे हैं इसलिए यही चीज चाहिए और उसी को तलाशेंगे, ऐसा नहीं था। मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए। तो उस तलाश में बीएसएफ आ गई हमारे हाथ में और चल पड़े। चल के नहीं सोचे कि 87 में ज्वाइन कर रहे हैं तो 2003 में मेरे साथ क्या होगा। और एक फर्ज की राह पे आप जब चलते हैं तो आगे क्या पगडंडी है इसका कोई तब ज्ञान तो था नहीं। जीवन पथ पर कदम बढ़ा तब मंजिल का कुछ ज्ञान न था। दिशाहीनता होती क्या है इसका बिल्कुल ध्यान न था। मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो उस समय इतना ज़्यादा कोई ज्ञान होता नहीं है। लेकिन जिस पे आप चलते हैं उस पे अगर सक्सेस मिलती है तो इसका एक ही लाइन, एक ही अर्थ है कि भाई यू लिव विद द प्रोफेशन यू गॉट और आपको उसी में बेस्ट करना है। और इस तरह से अपने अपने प्रोफेशन में दुनिया बेस्ट करती है, कोशिश करती है। बिल्कुल। लेकिन वो जुझारू वाली तो प्रवृत्ति थी। हमारे तो आर्मी में जब पहले यूनिट में जाते हैं जी, तो एक बड़ा ही कल्चरल एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट है और वो लर्निंग भी होती है, आपकी ट्रेनिंग भी होती है, वहीं से तो बिल्ट होते हैं। तो आपका बीएसएफ में भी जब आप पहली यूनिट हमारे साथ हुआ ऐसा, तो कैसा क्या हुआ? ट्रेनिंग फेज में तो पहली बात अंग्रेजी बड़ी समस्या थी। ओके। इन द सेंस कि जिस एरिया को हम बिलोंग करते हैं वो अंग्रेजी कल्चर वाला एरिया नहीं था। वहाँ लोग अंग्रेजी से एमए भी हिंदी मीडियम से ही करते हैं। आई नो। अब आप सोचिए, तो एक तो वहां से आप आए, उसके बाद सब आर्मी के इंस्ट्रक्टर होते थे हमारे अच्छा। मेरे जनरेशन में एक अफसर छोड़ के बाकी सब आर्मी के कैडर अफसर एक ही थे, बाकी सब आर्मी से आए हुए थे। उनकी एक सिखलाई होती है, बोलचाल होता है, एक तहजीब है, कल्चर है, एटिकेट है, मैनर है। करेक्ट। तो उससे कुछ कुछ सीखते रहे। कहीं कहीं कमजोर पाते थे खुद को, कहीं कहीं थोड़ा लगता था नहीं यहाँ मैंने गलत कर दिया। बट एवरी डे वाज लर्निंग। यस। धीरे धीरे सीखते रहे। फिर मेरी पोस्टिंग हुई। मुझे याद है कि मेरा पहला इंटरव्यू हुआ कर्नल दहिया से। तो मेरी वाइफ फैमिली वे में थी तो मुझे छुट्टी चाहिए थी 2 दिन की। मैं अपने आप को पूरा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया उनके सामने। That was in training time. In training time, मेरी वाइफ was already in family way. Okay. और मैं 1 अक्टूबर 87 को ज्वाइन करना था। बेटा मेरा 15 नवंबर को पैदा हुआ। तो मैं सोचा कि आज के 6 हफ्ते बाद तो वाइफ की डिलीवरी है। उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट करके चल दिया।
तो मुझसे बोले कि और फैमिली में कौन कौन है, बताया मैंने। बोले दे विल टेक केयर ऑफ, कल को तुम सियाचिन में डिप्लॉयड होगे तो तुम वाइफ के इस मौके पर कहाँ पहुंच पाओगे, पीछे मुड़ते चल। अच्छा। तो पहली बार ये लगा कि अरे, उसकी बाद ये तो ख़राब अनुभव था। तब तक ड्रिल स्क्वायर टेस्ट पास हुआ और ये हुआ कि 31 दिसंबर के न्यू ईयर्स पार्टी में वही जाएगा जो ये टेस्ट पास हो करेगा। अच्छा। बाकी लोगों को उस पार्टी में अलाउड नहीं है एज ए इंसेंटिव। फैमिली के उसमें नहीं जाने दिया आपने? नहीं, जो 31 दिसंबर का न्यू ईयर्स फैमिली वाले में तो मैं गया ही नहीं। गए ही नहीं। फिर मिड टर्म ब्रेक में मैं गया तो अपने बेटे को देखा। ओके। उसके बाद 31 दिसंबर आया तो हुआ कि बड़ी ग्रांड पार्टी होगी सुरक्षा भवन में, और ग्रांड पार्टी में वही जाएंगे जो ड्रिल स्क्वायर टेस्ट पास कर चुके होंगे। 121 का बैच और सिर्फ 14 लोग पास किए थे। आई वॉज 1 आउट ऑफ 14। माय गॉड। ड्रिल अच्छी थी, पास हो गया मैं। अब टाई बांधने नहीं आए तो किसके पास जाऊं, तो जो ज्यादा फेल हो रखे थे वो बांधे ना, वो बोले कि पास हुए जाओ तुम बांधो टाई। तो किसी ने टाई बांधना बताया। मैंने कहा यार आज बांध दो, फिर मैं सीख लूंगा। देन यू ज्वाइन देम इन डिनर, देन देयर इज अ टेबल मैनर, फूड इज लेड, हाउ यू हैव टू यूज द कटलरी, कैसे उसके फूड के क्या क्या कोर्स हैं, हर चीज़ लर्निंग है। तो उनको देख रहे हैं हम। फिर मैंने बोला यार हम बिना खाए चले आए, तो मतलब कहते हैं ना कि अगर आप पूरे टिकट से खाइए तो आप भूखे चले आएंगे, पेट नहीं भरेगा। तो उन्होंने बोले नहीं, ये भी एक लर्निंग है। फाइनली धीरे धीरे आप पास आउट होते हैं। पास आउट होने के बाद अच्छे ग्रेड से पास आउट हुआ मैं, इन गुड मेरिट। आई वॉज विद अंडर 10 आउट ऑफ एंटायर बैच। फिजिकली तो तूफान थे हम, फिजिकली तो मुझे चिंता थी ही नहीं। तो फिजिकल में तो ये रहता था भाई नंबर 1 पे हैं हम, कहीं मिस हुआ तो 2 पे चले गए। 121 के बैच में। रिटर्न अच्छा था, और उसी से आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। बिल्कुल। बहुत लोग तो इसी मुगालते में पास आउट हो जाते हैं, उन्हें तब तक पता ही नहीं लगता कि ये चीज़ आपके फ्यूचर करियर को भी इम्पैक्ट करती है। यस। फिर रावत सर हमारे पहले सीईओ, ओके, SCS रावत सर। अच्छा। मैं गया तो हमारे सीईओ आर्मी के कर्नल, आर्मी से आए हुए इमरजेंसी कमीशन अफसर। अच्छा, इमरजेंसी कमीशन था? जी। अच्छा, ओके। मैं सोचा कि कोई बड़ा तगड़ा कुछ स्वागत होगा, डरे थे। लेकिन बाड़मेर रेलवे स्टेशन के बाहर अच्छा पेट्रोल जीप फर्स्ट क्लास खड़ी थी, चमकती, पीतल ब्रास वगैरह लगा हुआ। थैंक गॉड। बटालियन में पहुंचे, कमरा मिल गया। तो अब कोई हमें पूछ नहीं रहा है कि भाई आप कौन हो, कहाँ जाना है, कोई आदेश आपको दे नहीं रहा है। शाम को 7 बजे खबर आई, सूबेदार मेजर ने बोला साहब सुबह BPT है, FPT है बटालियन की, और आपको उसमें शामिल होना है। मतलब मैं कमांडिंग अफसर से मिले, बटालियन में किसी से परिचय हुए बगैर ए स्केल में आपको तैयार होना। अब रात भर नींद कहाँ आती है, आपको कार्बाइन ड्रा करनी है कोत से, कोत किधर है आपको पता नहीं है, वहाँ जाएंगे तो वो पहचानेगा कि नहीं मुझको। खैर वो तैयारी वारी की। सुबह मैं फालिन पॉइंट पे था तो देखा CEO सफ़ेद कपड़े में खड़े हैं, ना वो मुझे देख रहे हैं ना मैं उन्हें देख रहा हूँ। अब इज्जत की बात थी, दौड़े वो आ गए फर्स्ट। तो CEO ने भी टेस्ट कर लिया कि कल ही ज्वाइन किया है, तो गुड, ठीक है ये। कुछ दिन रहे, फिर परिचय हुआ, फिर हमारी पेशी हुई, बातचीत हुई। अब बॉर्डर दर्शन, बॉर्डर पे जाना है मुझे। तो मुझे खबर आई कि आज CEO साहब जा रहे हैं बॉर्डर पे। तो बोला उन्हीं गाड़ी में जाओगे तुम। एक जिप्सी होती थी CEO, ड्राइवर को ड्राइवर पे CEO बैठे, पीछे आप बैठ जाइए। तो गाड़ी पहले मेरे पास आई। तो मुझे तब तजुर्बा नहीं था, थार डेजर्ट का, जाड़े का दिन था। तो मैंने रज़ाई खूब अच्छी बनवा रखी थी, रोल किया, पीछे डाल दिया, और CEO का घर पास में था, वहाँ मैं वॉकिंग आ गया। जब गाड़ी आई तो मिसेज रावत ने जब गाड़ी देखा तो थोड़ी मुस्कुराई और घर के अंदर गई। और अर्ली से बोली, पतला पोर्टेबल जो गद्दा अपना वाला है वो ले आओ। उन्होंने सोचा कि इतना मोटा गद्दा रजाई लेके जा रहा है तो पीछे बैठेगा कैसे कोई, हमें पता नहीं था। वो मुझे दिया, मुझे याद है अभी भी। फिर मैं CEO साथ बैठ के गया। जब बाड़मेर से जैसलमेर आया 156 किलोमीटर, मैं सोचा शायद यही बॉर्डर होगा। ये हुआ नहीं, अभी ये बॉर्डर नहीं, बॉर्डर आगे है। वहाँ से 35 किलोमीटर सम आया, मैंने सोचा ये बॉर्डर होगा, वो भी बॉर्डर नहीं है। तो मैंने कहा डेजर्ट ही तो है, ये बॉर्डर ऐसा ही होगा। बोले नहीं, यहाँ नाइट हाल्ट करोगे, अगले दिन 40 किलोमीटर दूर तुमको लोनार जाना है, वो BOP है, और उससे भी 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। ओह, खैर मोमबत्ती जला के रात को शेव किए। बिजली थी नहीं, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बरांडा था, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। और गए तो घास फूस की BOP बनी, और हमें शेड्यूल आया कि कांस्टेबल की ड्यूटी पहले 15 दिन करोगे एज ए सेंट्री,
उसके बाद आप 3 हफ्ते एज ए सेक्शन कमांडर, फिर आप 3 महीने प्लेटून कमांडर, देन यू विल बी गिवन कंपनी कमांडर। बट आई टेल यू दोज पीपल आर सो विजनरी। आई नो, इसको कहते हैं टीच करना, टू अडॉप्ट द हार्शनेस ऑफ द वर्किंग कंडीशन, टू गेट ट्यून्ड अप विद द ट्रूप्स जिसके साथ आप काम करते हैं। जिस बॉर्डर रेखा को आपको डिफेंड करने के लिए दिया गया है, उस बॉर्डर एरिया के लेजार्ड से लेके, स्नेक से लेके, ऊंट, खिजड़ी, मदार, ढाक और जितने वनस्पति पेड़ हैं उनके साथ आप कैसे ट्यून अप होते हैं, उसकी नॉलेज। बॉर्डर लाइन, कोई फेंसिंग नहीं थी। पशु पक्षी कैसे हैं, ऊंटों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, प्रिपरेशन ऑफ फूड, ट्रूप्स को भी आपको देखना है, हेल्थ भी देखना है, आपको बॉर्डर की मीटिंग भी लेनी है, चैलेंजेस भी डील करने हैं, कागज पत्र भी आना चाहिए। सच ए ग्रेट लर्निंग। आई नो। बलकार सिंह पंजाब आर्म पुलिस का ऑफिसर जो कन्वर्ट हुए थे बीएसएफ में, हमारे गुरु थे। वो मुझे एक एक दिन बताते थे कैसे करना है। शाम को 2 पैक लगाते थे, वो सो जाते थे। उसी में हमारा कैमल गायब हो गया एक दिन। उसको मैंने हैंडल किया। अच्छा। और वो भी बड़ी अलग कहानी रही कि क्या कहानी कैसे ट्रेस किया। वो विंटर का सीजन था तो दूध लेने जवान जाता था गांव में, तो कैमल एक दिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन कैमल वायलेंट हो गया, वो उसको पटका और पाकिस्तान भाग गया। अच्छा। और पाकिस्तान भागने के बाद वो गिरा पड़ा बेचारा, वो गिरे हुए दूध का डब्बा लेकर आया गया साहब, ऊँट नंबर सच एंड सच, स्केप टू पाकिस्तान पटक के। तो मुझे तब इतना नहीं पता था कि भाई कैमल भाग गया तो भाग गया, अब क्या कर सकते हैं। तो कम्युनिटी वाईसी ने बोला सर ये तो बहुत सीरियस बात है, कैमल तो ट्रांसपोर्ट है हमारा, इसकी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। बिल्कुल। तो क्या करें। मैंने बोला किसी रिपोर्ट देनी है पहले तो रिपोर्ट मैंने दिया तो रावत सर बोले कि यू विल नॉट रिटर्न टू द कैंप टिल यू ट्रेस द कैमल, गो आउट। अच्छा। अब उतने बड़े थार डेजर्ट में कहाँ कैमल ढूंढेंगे आप, एनानिमिटी, किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर। तो जवानों ने बोला सर कोई दिक्कत नहीं सर, बॉर्डर इटसेल्फ इज 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। माय गॉड। तो लड़के गए जहाँ कैमल पटका था, उस जगह को पहले हमने सिक्योर किया कि भाई ये जगह है। फिर एक पग्गी होते हैं जो हूफ मार्क को ट्रेस करने के एक्सपर्ट होते हैं सिविल में। ओके। उनके घर गए, उनसे अनुनय विनय किया तो वो बोला कि ठीक है साहब हम ढूंढेंगे। वो आया, फिर बोला कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। उसको कुछ हमने सपोर्ट दिया। ही क्रॉस्ड ओवर, कैसे गया कैसे नहीं गया, वो 3rd डे लौटा, बोला साहब ऊँट पाकिस्तान के इस गांव में फला के यहाँ बंधा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उसने हूफ मार्क जहाँ पटका था कैमल ने, वहां से उसने हूफ मार्क को पिक किया, उसको फॉलो किया। लकीली आंधी वांधी आई नहीं तो हूफ मार्क जो है इंटैक्ट बचा था। और क्रॉस किया बॉर्डर, गया उस गांव में। और ऊँट क्योंकि उसके रिलेशंस वगैरह भी थे, वो थोड़े राजपूत लोगों के क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस भी होते थे। बताया, फिर हमने फ्लैग मीटिंग करी पाकिस्तान के साथ, हमने ऊँट वापस लिया, सीओ को कन्वे किया, देन ही कांग्रेचुलेटेड अस, बहुत बढ़िया ऊँट तुम्हारा वापस आ गया, पार्टी करो। मतलब व्हाट आई वांट टू टेल कि ये सब चीज़ें लर्निंग है। और आज के तारीख में तो कैमल बेचारे रह ही नहीं गए। इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में पोस्टें बहुत फॉरवर्ड तक चली गई, रोड पक्की बन गई, फेंसिंग हो गई। मॉर्निंग में 2-4 ऊँट होते हैं जो फेंस के साथ उसको पैरेलल करते हैं सैंड को, कि कोई क्रॉस करेगा तो पैरों के निशान मिल जाएंगे। उस समय तो एक पोस्ट में 11-11 ऊँट थे। ऊँट ही हमारी स्ट्रेंथ थे। उसी से मैं कंप्लीट कैमल सफारी किया, बाकासर पिलर नंबर 912 तक, झालरिया से बाकासर तक। कितना किलोमीटर? आई थिंक 14 दिन चले थे हम लोग, डेली 60 किलोमीटर। माय गॉड। जो वहाँ से जहाँ रणकच्छ शुरू होता है 9-12 से ब्राह्मणों की धाड़ी तक हम लोग ऊँट पे गए। तो ऊँट से भी इतने एक्सपर्ट हो गए थे ऊँट को हैंडल करने में कि वो बड़ा हैंडी लगता था कि उस पर चलने का अलग ही मजा आता था। तो एज एन अफसर ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको फिर ट्रुप्स का कैसे पता लगे, क्या डिफिकल्टी है। आप घर पे बैठे बैठे आप समझ जाते हैं ना। आप हेडक्वार्टर में भी आए तो आपको पता है भाई ये चीज हुई है, ये हो रहा है। कैमल क्या होता है, कैमल की क्या पेक्युलियरिटी है, नेचर क्या है, हाउ इट इज सो ग्रेट ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट एरिया। उसकी बीमारी कोई हो भी आपको पता होना चाहिए, बीमारी के बाद क्या दवाई देनी वो भी आइडिया होना चाहिए।
ये ट्रेनिंग सिर्फ फोर्सेज में ही हो सकती है, फोर्सेज में ऑन ग्राउंड जिस क्योंकि तरीके जिसको लीड करना है ना आपको, उसको ग्राउंड से अब सिखा रहे हैं ना, लाइफ एंड डेथ का सवाल लाइफ एंड डेथ है, आप वहां से और फिर ट्रूप्स भी तो फिर आपको अपना पार्ट समझना है ना। यस जवान भी तो कहते हैं भाई ये भी सैंडो बनियान में दिन भर डेजर्ट में बैठा हुआ है, बिल्कुल शर्ट नहीं पहन पाते थे हम लोग, इतनी गर्मी थी, पहनोगे पंखा था नहीं, कोई बैटरी नहीं है, कोई बेयर एक पत्थर का बैरिक था, छोटा सा कमरा है जिसमें खिड़की है, धूल आ रही है, वॉशरूम देशी पैटर्न, जो बड़ी अच्छी जगह थी वहां होता था, बाकी जगह तो फूस का घेरा बना लेते थे, देशी गड्ढा बना लिए, उसमें ऊपर चूहे कूद रहे हैं, वो पीएम की बोरियां हैं लगी हुई, उसके अंदर चूहे कूद रहे हैं, नीचे आप बैठे हो। लेकिन क्या लाइफ मस्त जिंदगी थी आज के तारीख में, उसको याद करने एंजॉय करने के लिए फिर वही पार्ट है। I agree with you. And those days are really memorable days. Yes. And when you look back, you feel कि वो जिंदगी शायद अब नहीं मिलेगी, आप रिपीट कर ही नहीं सकते। रिपीट कर अभी मैं उन पोस्टों पे कुछ साल पहले गया था, अरे साहब पोस्टें सुंदर हैं, वेल कनेक्टेड हैं, पक्की बिल्डिंग है, बिजली है, टीवी है, फ्रिज है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन जो थ्रिल हमारे टाइम पे था वो मिसिंग है। आई एग्री। मैं जाके अपनी पोस्ट अपने उस कमरे को ट्रेस किया, वो सैंड ड्यून में नीचे दब गया है, फिर मंदिर में जहाँ दिया जलाते थे, बोले साहब अब तो ये सब अबेंडन हो गया, अब हम लोग नई पोस्ट बना ली, फर्राटा गाड़ी जाती है पोस्ट तक, सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी बात है, मॉडर्नाइज हो गया, 24 घंटे बिजली है, नहीं सोलर तो चल ही रहा है। हमारे टाइम में साहब कोई आपके पोस्ट पर आ गया, ठंडा गिलास पानी नहीं दे सकते आप, जो पानी का टेम्परेचर है वही पिलाना पड़ेगा। सो दिस इज द अर्ली लाइफ, आपकी जो लर्निंग फेज ऑफ। दुबे जी, आपने देखिए मतलब कहाँ से शुरुआत की, आपने बीएसएफ की इनिशियल ट्रेनिंग ली, उसके बाद आप JNK में इंडक्ट हो गए, एक लाइफ वहाँ देगी, फिर उसके बाद में दूसरा टेन्योर आपने किया, एक वहाँ देगी, इसी बीच में आपने एक NIA में टेन्योर किया जी, मतलब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन में आ गए आप। यस, दैट वाज द फेज। सो हाउ दिस NIA वाज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्टली अदर एजेंसीज एंड व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्चुअली NIA का रास्ता मेरा कश्मीर से ही खुला। ओके। जो कश्मीर में मैंने वर्क किया, पुलिस अधिकारियों के साथ वर्क किया, वो एक बड़ा क्लोज बॉन्डिंग था, और उन्होंने प्रोफेशनली एंटी टेररिज्म में काम करते हुए मुझे देखा था। तो मैं इंजरी के बाद जस्ट रिकवरी फेज में था, और 26/11 के बाद NIA बनी थी, एंड द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 2008, तो लिटरली उसको देखा जाए तो जनवरी 9। तो वे ऑफिसर्स मुझे प्रोफेशनली जानते थे, पर्सनली जानते थे, और उन्हें लगा कि मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ अच्छा। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एज ए इन्वेस्टिगेटर टेररिज्म रिलेटेड केसेस का अगर आपको इन्वेस्टिगेशन भी करना है ना, उस हालत में भी आपको ऑपरेशनल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑपरेशंस ग्राउंड पे किए हैं, टेररिस्ट हैंडल किए हैं, करेक्ट, उनको इंट्रोगेट किया है, टेररिस्ट आउटफिट की आइडियोलॉजी पता है, उनके वर्किंग फिलॉसफी पता है, मॉडस ऑपरेंडी पता है, ओवरग्राउंड वर्कर के बारे में पता है, उनके ट्रैक्स पता हैं, उनके लॉन्चिंग पॉइंट्स पता हैं, उनके क्रॉसिंग रूट्स पता हैं, उनके लोकल आउटफिट के साथ फॉरेन टेररिस्ट फाइटर का जो कोलैबोरेशन है वो पता है। अगर इस चीज़ का बड़ा आपको डीप नॉलेज है तो यू कैन बिकम वेरी वैल्यूएबल फॉर NIA। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया और उन्होंने ही मुझे इंडक्ट किया 2009 में। इंडक्ट करने के बाद मुझे शुरू के दिनों में तो लगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रिमिटिव स्टेज पे थी और वो ग्रो कर रही थी, अभी इवॉल्व कर रही थी, तो मुझे थोड़ा शुरू में लगा कि ये कोई, मैं ऐसे जगह तो नहीं आया हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं ये तो बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ रह के आपने टेररिज्म के कॉन्स्पिरेसी के रूट्स को नज़दीक से झांका। जो अब तक हम कर रहे थे BSF में, वो एक एग्जीक्यूशन पार्ट था, वेयर यू वेर कन्फ्रंटिंग, क्लैशिंग, इनकाउंटरिंग एज ए इंटरफेस गन बैटल। जो टेररिस्ट फाइनल एक्शन करता है, आप उसके इंटरफेस हैं, वो आप करते थे। वहाँ जाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट देखा तो आपको बेसिकली जड़ में जाना पड़ता है कि कॉन्स्पिरेसी कहाँ से रची जाती है, इस पूरे गैम्बिट के पीछे है कौन कौन लोग। और वो मुझे जो शुरुआती मौका मिला उसमें मैंने थोड़ी हेल्प ली, इन्वेस्टिगेटिंग अफसरों से हेल्प ली, कुछ CBI के अफसर आए थे, उन्होंने मुझे कुछ तरीका सिखाया,
लेकिन बड़ा जल्दी मैं वो चीज़ पिक कर गया और पी नंबर 1 2009 मैंने किया NIA में, जो कि मुझे एज ए चैलेंज दिया गया था सीनियर अफसरों की तरफ से। पी होती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑफ ए टेरर रिलेटेड केस। उसका जो 01/2009 है वो मैंने किया है। 01 की वो पहली थी, अच्छा, वो मुझे दी गई थी। अच्छा, वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड था। वो मैं कुछ इतना बढ़िया किया कि आई गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम माय IG एंड आल्सो द देन होम सेक्रेटरी मिस्टर जी के पिल्ले, कि इतना अच्छा इसमें फाइनेंशियल टेरर एंगल आया है, इसको आप और आगे बढ़ाओ। और उससे रेगुलर केस दर्ज हुए 3-4। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे जहाँ जहाँ इन्वेस्टिगेशन में इंगेज किया गया, मैंने उसको अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सपोर्ट चाहिए था। नए नए ब्रांचेस खुल रहे थे, उनके लैंड एक्विजिशन, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ह्यूमन रिसोर्सेज इंडक्शन, बजट, उन्हें तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग, फिर नए इक्विपमेंट लेना, और जिसको कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को रोल आउट करना था। फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत वर्क किया, DIG एडमिन वर्क किया, और बड़ी अच्छे से मैं वहाँ वर्क किया 9 साल। बहुत फॉरेन एजेंसी के साथ भी काम किया, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट बना। बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल और टूर मिले केसेस को लेके, और अफसर्स बहुत सपोर्टिंग थे। तो मैं NIA में 9 वर्षों में बहुत सीखा, अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार किया और बड़ा इक्विप किया नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़। तो BSF का तो मुझे ज्ञान था ही, लेकिन वहाँ जाके एक मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म मिला विच इम्प्रूव्ड मी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा, और वो बड़ा मुझे काम आया और आज भी वो काम आ रहा है। यहाँ हमारे व्यूअर्स को ज़रा ये बताइए कि NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइक CBI हुआ या पुलिस डिपार्टमेंट्स हुआ या एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, उससे डिफरेंट कैसे? सबसे पहले तो ये बताऊं कि NIA बनने से पहले भारत का कोई भी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई नहीं था। अच्छा। उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी वो अपनी लोकल पुलिस होती थी, और एक CBI होती थी जो कि स्पेशल केसेस को इन्वेस्टिगेट करती थी। जैसा कि आपको पता है, CBI इज़ प्राइमरली एन एजेंसी टू डील विद फाइनेंशियल फ्रॉड। जो फाइनेंशियल क्राइम्स थे या कोई बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस हैं, फाइनेंशियल केसेस हैं, इसमें CBI का वरद हस्त है, उनके बड़े स्ट्रांग एरियाज़ हैं और ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे इंडिया में, तो उनके हैंड्स वैसे ही फुल थे। ओके। तो टेरर रिलेटेड केसेस CBI के ऊपर एक एडिशनल वर्क था, एडिशनल बर्डन था। ओके। और ये केसेस जब बढ़ने लगे तो एक और चुनौती ये आई कि पहले टेररिस्ट कन्फाइंड होते थे एक ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन एक टाइम आया कि टेररिज्म was not confined only to a state or district or a country. Terrorism had got a wide connection internationally. इंटरनेशनल लेवल, ट्रांसनेशनल उसकी कनेक्टिविटी बन के आई, जिसमें एक टेररिस्ट अगर इंडिया में क्राइम कर रहा है तो उसके कनेक्शन पाकिस्तान में है, उसके कनेक्शन लंदन में है, उसके कनेक्शन हो सकता है अफगानिस्तान में निकले हैं, दुबई में निकले हैं। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ के तहत कोई काम करते हैं तो आपको इन सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेना पड़ता है। सपोर्ट लेने के लिए आपके पास लीगल मैंडेट होना चाहिए। लीगल मैंडेट का एक प्रोसीजर है। तो राज्य पुलिस ये काम नहीं कर पाती थी क्योंकि वो अपने डेली के लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग सिचुएशन में बहुत बिजी रहती है। तो अगर राज्य पुलिस को मान लीजिए कल को एक घटना उत्तरांचल में हो गई तो उत्तरांचल की देहरादून पुलिस अपने उत्तराखंड की समस्याओं में व्यस्त है। वो एक इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल एंटिटी से कम्युनिकेट कैसे कर पाएगी और उसको किस लॉ के तहत वो सपोर्ट करेगा। उसके बाद जब IT एक्ट आया, IT एक्ट तो पहले से है लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जब कंप्यूटर आ गया, WWW आ गया, ईमेल आ गए, मोबाइल टावर्स आ गए, तो इनके जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी बाहर थे, उनसे कौन कम्युनिकेट करेगा लॉ के तौर। तो एक लीगल, तो इन सारे घटनाओं को देख करके और उसमें 26/11 मुंबई जो अटैक हुआ जिसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में रची गई थी, उसके बाद ये महसूस किया गया कि इंडिया मस्ट हैव अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक FBI ऑफ अमेरिका, जो एक लीड एजेंसी बने
अब ये एजेंसी तो आप बना रहे हैं, लेकिन अगर उसको लीगल पावर के साथ नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो फायदा, इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो इंडिया के पास ऑलरेडी पहले से था, उसी एक्ट के तहत एनआईए की पैदाइश की गई और बाई इनएक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट इसको 31 दिसंबर 2008 को पास किया गया टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस। ये इसका मैंडेट है। ओके। और इसको एक ओवरराइडिंग पावर दी गई कि आप भारत के अंदर जितने टेरर रिलेटेड केसेस हैं आप आउटराइटली टेक ओवर कर सकते हो विथ अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा। या ऐसा कोई केस है जो आप खुद सजेस्ट करो कि यह केस एनआईए के तफ्तीश के योग्य है, आप सजेस्ट करो, उसको मिनिस्ट्री अप्रूव कर देगी। और एनी टेरर रिलेटेड केसेस डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये एनआईए का एक मैंडेट बन के आया और इस मैंडेट की बड़ी आवश्यकता थी। और एनआईए जब से बनी उसके बाद से उसने एंटी टेररिज्म पे बहुत तगड़ा प्रहार किया है। कुछ तो लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जब आप लीगल पावर लेके पैदा होते हैं ना, इन्फॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए बर्थ के समय। बिल्कुल। एनआईए जब पैदा हुई तो बड़ा एक स्ट्रांग लीगल मैंडेट लेके पैदा हुई और स्पेशल क्राइम उसका पार्ट बना और उसमें 3 बार अमेंडमेंट भी हो चुका है और इस समय तो उसका लॉ बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। क्या क्या मैंडेट्स हैं उसके? मैंडेट एक तो टू इन्वेस्टिगेट दी टेररिज्म रिलेटेड केसेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया फास्ट कोर्ट ट्रायल के लिए उसकी स्पेशल कोर्ट्स है। ओके। एनआईए जो एफआईआर दर्ज करती है उस केसेस का ट्रायल चार्जशीट होने के बाद स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक ट्रायल होता है। ओके। यानी मुकदमा बहुत लंबे देर तक आपका नहीं, उसका निर्णय जल्दी आएगा। ओके। और अगर चार्जशीट सबमिट नहीं हुई तो 90 दिन तक तो बेल नहीं होती। ओके। एंड दैट बेल पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 90 मोर डेज, यानी 180 डेज तक बेल नहीं होती। 6 महीने तक तो उनका पहुंचने वाला नहीं है। अब चार्जशीट जो होती है उसमें पनिशमेंट की प्रोविजन बहुत हाई है। 10 साल से नीचे तो कोई पनिशमेंट ही नहीं है। ओके। डेथ पनिशमेंट, लाइफ पनिशमेंट, 10 ईयर से नीचे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट में आर्म्स, इंटरनेशनल आर्म्स क्राइम भी उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज की तारीख में आर्म्स डीलर भी टेररिज्म के पार्ट बन गए हैं। नारकोटिक्स भी डाल दिया बिकॉज ऑफ नार्को टेररिज्म, क्योंकि नारकोटिक्स हैड बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ सेल प्रोसीड फंडिंग फॉर फंडिंग द टेररिज्म। उसी तरह फेक करेंसी, टेरर फंडिंग, फेक करेंसी भी उसका पार्ट हो गया। ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी उसका पार्ट बना दिया। अच्छा। इसके बाद उसके बाद जो ये डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, ओके, ये सब एनआईए के मैंडेट में डाल दिया। इसीलिए इसके इन्वेस्टिगेशन में जहां पर राजद्रोह प्रूव हो गया, वेजिंग वार अगेंस्ट द नेशन स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट, यह क्लाज बहुत ही डेंजरस क्लाज है। इस क्लाज में अगर साक्ष्य आ गए तो उस आदमी की जिंदगी खराब है। सही बात है। और यही हुआ है कश्मीर के पत्थरबाजी पे को रोकने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और जितनी ये चीज़ें आप देख रहे हैं डार्क वेब में, उसके ऊपर भी इनकी बड़ी कड़ी नज़र है। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। कन्विक्शन रेट इसका 90% से ऊपर है। दैट इज गुड पार्ट ऑफ इट। एनआईए का एक और है, जैसे कोई भी इंसिडेंट होती है एंड दैट incident because of the logistics it get connected to the international, how that is उसमें क्या है कि पहली बात तो एनआईए के मैंडेट में, पहले इंटरनली मैं बताता हूँ, एनआईए जब इन्वेस्टिगेट करती है तो राज्य पुलिस चाहे किसी भी सरकार की हो, यह उसकी लीगल जिम्मेदारी है एनआईए को सपोर्ट करना। ओके। बाय मैन पावर, बाय लॉजिस्टिक्स, बाय एकोमोडेशन, बाय सिक्योरिटी, एनीथिंग। ओके। यह उनकी बाइंडिंग है। दूसरा है कि जिस एरिया में केस हुआ है उस एरिया के एसएचओ की जो पावर है, वो एनआईए का अफसर एज ए पुलिस अफसर वो पावर वहाँ एक्सरसाइज करता है। अच्छा। मान लीजिए कोई घटना एक ऐसे किनारे, गुड़गांव के किनारे हो गई, तो जब केस दर्ज करने के बाद वो इन्वेस्टिगेट करेगा तो किस पावर के तहत इन्वेस्टिगेट करेगा? उसको कोई पावर चाहिए ना। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली ही एक्वायर्स दैट अथॉरिटी ऑफ एसएचओ, यस, ऑफ दैट एरिया फॉर दैट केस, फॉर दैट केस। तो उसको वैसे दिक्कत आ नहीं सकती। दूसरा, राज्य सरकार है बाउंड है बाय एनआईए एक्ट एंड रूल। ओके। तो कोई सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके। अगला यह है कि इंटरनेशनली जब कनेक्ट होते हैं तो आपके कंट्री का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वही है, तो जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उन्हीं से कम्युनिकेट करती है, उन्हीं से डायलॉग एस्टेब्लिश करती है, उन्हीं से मीटिंग करती है।
लेटर रोगेटरी जो साइन होता है, एक्सचेंज ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी, कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट, कंट्री टू कंट्री MOU, ये ऐसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। तो ये सारी जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टेररिज्म को कंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, इनके साथ भी वो राब्ता करती है। और जितना कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इशू किया गया जितना ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए भी ये लीड एजेंसी है। और जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे किसी ने टावर अमेरिका में लगा रखा हो, कहीं भी लगा रखा हो, वेस्टर्न यूरोप में लगा रखा हो, लेकिन अगर कोई भी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड डेटा लेना है, इनके पत्राचार पे उनको डेटा देना है, कोर्ट के तौर पे बाध्य हैं। तो इसको इतना एम्पावर किया गया है कि इसको सपोर्ट तो इंटरनेशनली और नेशनली मिलता ही मिलता है, बिना उसके काम भी नहीं कर सकते। फेडरल का मतलब ये है कि दे कैन इंटरनेशनली दे आर एम्पावर्ड। इवन इंडिया की किसी प्रॉपर्टी पर विदेश में भी हमला हुआ हो, वो केस भी रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। जैसे आपने देखा होगा कि लंदन ब्रिटिश हाई कमीशन के ऊपर तिरंगा झंडा को हटाने या वहां कुछ उपद्रवियों ने कांड करने की कोशिश की थी। द NIA हैज गॉट ए पावर टू रजिस्टर द केस अगेंस्ट property of our country, people of our country, officials of our country located outside India. Okay. So that is a very big power. Okay. That is a very great power. But if the culprit is not Indian, then still they can register the case. They can register the case. They can register the case. Okay. They can register the case. They can call them. Okay. आपने वो इटालियन मैरिनर का कोची के आगे समुद्र में वो घटना सुना होगा कि उन्होंने मछुआरों को मार दिया था। करेक्ट। इटालियन मैरिनर थे, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। नहीं, अभी इसको हेडली और ताहूर राणा है द क्लासिक एग्जांपल। दे आर आवर एक्यूज्ड अंडर द सेम एक्ट। यस, सेम वही मैंडेट है। जिस तरह से FBI को मैंडेट है कि वो अपने देश के बाहर इस तरह से कर सके, हमारे भी मैंडेट है। ये मैंडेट तो फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट से ही आता है और वो दिया जा चुका है। दुबे जी, मतलब इतना सारा 40 साल का एक्सपीरियंस आपका ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में नेशन की में है, आज के परिप्रेक्ष्य में व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू जो इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन है? देखिए, इंडिया इज कश्मीर और अदरवाइज। देखिए, अभी आज की सिचुएशन तो अभी कन्वेंशनल वार से हटके हो गया है। एसिमेट्रिक जो वारफेयर है वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। रीसेंट एग्जाम्पल इज ऑपरेशन सिंदूर। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी चुनौती, इतने ग्रूसम मर्डर्स जो पहलगांव में हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उसका जो इंडिया ने रिस्पांस दिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जो अभी भी जारी है, उसमें भी जो कुछ भी हुआ वो सीमा के अंदर रह के हुआ। तो जो एसिमेट्रिक वारफेयर का जो अभी सिचुएशन आ गया है, हाइब्रिड टेररिज्म है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें उसके रूप और आकार बहुत ज़्यादा है। अलग अलग रूप हैं, अलग अलग आकार हैं। आज टेररिज्म का जो मॉडस ऑपरेंडी है, कल को दूसरा हो जाएगा। तो इसमें फिजिकली मूवमेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी ने पूरी चीज़ को टेक ओवर कर लिया है। उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे लास्ट ईयर मई 2025 में हम देख चुके हैं। करेक्ट। दूसरा जो हमारा एडवर्सरी है, एडवर्सरी भी यही नीति हमारे खिलाफ यूज कर रहा है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। यस। पहले क्या होता था कि ISI मॉड्यूल आदमी पकड़ता था। ISI के 5 लोग हैं, वो किसी को तैयार कर रहे हैं, तो ISI मॉड्यूल आप गिरफ्तार कर लिए, कोई चीज़ पेपर एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अब आज के तारीख में तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में आपके पकड़ने की चुनौती बड़ी अलग हो गई है। अभी आपने रिसेंट देखा होगा कि दिल्ली कैंट स्टेशन पे CCTV कैमरे के अंदर सिम लगा करके कंप्लीट आर्मी की मोबिलिटी को वहां से मॉनिटर कर। गाजियाबाद STF ने केस को क्रैक किया, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस शामिल हुई। इसी तरह से इंडिया के बहुत सारे कैंटोनमेंट एरिया में CCTV के अंदर सिम लगा करके, वाईफाई से चार्ज करके, सोलर पैनल से उसको बैटरी दे करके, और पाकिस्तान में डायरेक्ट। अब बताइए, किसी ने सोचा था? अब ये ISI मॉड्यूल का एक टेक्निकल तरीका है जिसमें ह्यूमन बीइंग खाली लगा के चला गया है, उसको डेली आपके कैंप पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया। इसी तरह से आपने अभी नॉर्थ ईस्ट में देखा कि एक अमेरिकन मर्सनरी सपोर्टेड बाय फ्यू यूक्रेनियंस, दे एंटर्ड ऑन टूरिस्ट वीजा
एंड दे ट्रेवल्ड राइट इनसाइड मिजोरम जंगल। उसके बाद वो क्रॉस करके म्यांमार के अंदर एंटी इंडिया यूजी ग्रुप को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसमें वो ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ड्रोन के हैंडलिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिल्ली में जो पकड़े गए, दिल्ली कलकत्ता एयरपोर्ट से लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़े गए, वो सारे जेल में हैं। ये देखिए एक नई चुनौती है, किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल। ड्रोन वारफेयर ऐसे हो रखा है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे थ्रू ड्रोन पाकिस्तान इज एबल टू ड्रॉप नार्कोटिक्स, वेपन्स एंड करेंसी आल्सो, स्मॉल आर्म्स आल्सो। ये सारे क्या हैं? ये बड़े अनकन्वेंशनल चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। इसी तरह से रेडिकलाइजेशन, यानी लोन वुल्फ है, वो किसी तंजीम, किसी आउटफिट से वाबस्ता ही नहीं है, लेकिन वो मदरसे का एक इमाम उसको रेडिकलाइज कर देता है। एंड देयर इज ए कंप्लीट ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकोस involved in carrying AK-47 right inside the Faridabad. Yes. And there is a pileup of more than 2,900 kg of ammonium nitrate. Yes. To make it bombs. The person, जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी का आपने केस, yes, मेडिकल कॉलेज का केस सुना, बिल्कुल, और वो जाकर के लाल किले के पास ब्लास्ट होता है, 12-14 लोग मारे जाते हैं। यानी एजुकेटेड मेडिकोज जिस पे किसी की नजर ही नहीं जाएगी। तो आज के तारीख में इन चीजों को लेके सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप, लोन वुल्फ ग्रुप, वो अपने आप खिचड़ी पका रहा है। और अभी आईएसआईएस का आपका पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है। yes. आपको पता है आईएसआईएस टोटल वर्चुअल चल रहा है, कोई उसकी फिजिकल हायरार्की बची ही नहीं है। लेकिन अल बगदादी के मारने जाने के बाद तो फिजिकल हायरार्की कोई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है। आप उस साइट पे जाइए, रेडिकलाइज होइए, रेडिकलाइज होकर के आप अपने हिसाब से प्लान करिए, लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करिए। आपको किसी आरडीएक्स की जरूरत नहीं है। वहीं फरीदाबाद, गुड़गांव में कहीं से अमोनियम नाइट्रेट खरीद लीजिए, कुछ माचिस की तीली का आप पाउडर बना लीजिए और एक दो चार ब्लास्ट कर दीजिए। उसमें नहीं भी कोई मरे तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो पैदा होगा। पब्लिसिटी। रेल की पटरियों पे आपने देखा, रेल की पटरियों पर सिलेंडर रख देना, कुछ नहीं पत्थर रख देना, कुछ भी नहीं तो कार का जो ऑब्सोलीट उसका रिम है वो रख देना। आपने रायसिन वाला, अहमदाबाद वाला केस देखा जिसमें पॉइजन बनाने के लिए टू प्रिपेयर पॉइजन फॉर मास किलिंग। अब ये सब जो फितूर है, ये नए चैलेंजेस हैं। इसी तरह से स्कूल में हर 4 दिन गुजरता है, आपको धमकी, बम ब्लास्ट की धमकी आती है, ईमेल से हो रहा है, ईमेल से। अब इतने हजारों पेरेंट्स पैनिक हैं, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां बस जहां की जहां रुक गई, पूरा स्कूल में छानबीन हो रही है। ये भी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म है। ऑल दिस थिंग्स आर टेरर। तो ये सब एक इसी तरह से देश के अंदर दंगा फैलाने का कोई लॉ, कोई प्रोसीजर पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके अगेंस्ट एजिटेशन खड़ा करना, उसका वीक पॉइंट को समझना, उसको वीक पॉइंट को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट करना, इंफॉर्मेशन वारफेयर के थ्रू सपोर्ट करना, सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करना, डार्क वेब के थ्रू सपोर्ट करना, ये सब नई चुनौतियां हैं। अभी तो कॉर्पोरेट टेररिज्म शुरू हो गई, वो भी शुरू, टीसीएस का देखिए। हाँ, अब वो भी एक खराब बात है ना कि ये चीजें, और कुछ ध्यान नहीं देता था कारपोरेट पे किसी की नजर ही नहीं जाती थी कि ठीक है जो कर रहे हैं। वो भी रेडिकलाइजेशन है। तो कहने का मतलब कि चुनौतियों का जो रंग है, उनका रूप है, आकार है, बहुत बदल चुका है। और ये पुलिस के लिए, सोसाइटी के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, इंट एजेंसी के लिए भी एक बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। वेरी चैलेंजिंग। इस पे लॉ भी आ रहे हैं, लॉ इवॉल्व हो रहे हैं। आपको पता है क्राइम आज होता है एक नए तरह का, लेकिन उस पे लॉ आने में समय लगता है। बिल्कुल। उसके बाद लॉ को ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है। ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही है। और एआई तो कमाल ही कर दी एआई ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, अगर आप सुबह से शाम तक खंगालें तो पूरी पुलिस इसी समस्या में फंसी रहेगी, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर देखेगी और क्या करेगी। बिल्कुल। तो दीज आर दी न्यू ट्रेंड्स ऑफ चैलेंजेस, बिग चैलेंजेस और सिक्योरिटी कंसर्न है। और बाकी तो आपने ईरान और अमेरिका का युद्ध, इजराइल और करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो पूरा आपने बिहेवियर देखा 1-1.5 साल में, वो खुद ही अपने आप में वोलेटाइल है। पूरा वर्ल्ड परेशान है। आज की तारीख में फ्यूल क्राइसिस हो गई, कितने प्राइसेस बढ़ गए, रुपीस का डिवेल्युएशन हो गया। ये सब एक अलग चैलेंज है। एक छोटू सिलेंडर खरीदने वाला आदमी तो इस समय गैस का कितना पैसा देगा उसको लेके परेशान है। बिल्कुल। अभी आज की न्यूज है कि एयर के फेयर भी बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ेंगे। तो ये सब चीज क्या है? एक जियोपॉलिटिकल जो एक तरह से टर्मोइल है आज के तारीख में,
मतलब कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यस एंड टोटल डिसऑर्डर, यस यस, दैट इज इम्पैक्टिंग अस आल्सो। दुबे जी फाइनली ये जरा, क्योंकि आप बीएसएफ से हैं, सो हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा ये बताइए कि जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जाना है, चाहे वो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एनएसजी है, इसमें यदि जाना है तो क्या मतलब बंदे को क्या माइंड सेट होना चाहिए, किस तरीके से उसे अपने को कंडक्ट करना चाहिए सो दैट ही बिकम ए वन सक्सेसफुल कैरियर? देखिए, सबसे पहले तो उस यूथ को ये सोचना पड़ेगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इज नॉट लाइक स्लीपिंग ऑन द बेड ऑफ रोजेस। यस, ये चैलेंजिंग टर्फ है। नो डाउट। ऐसे टर्फ पे आपको बहुत अच्छा समय भी आपका निकल सकता है, आप बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं, एंड इवन ए पर्सन कैन लूज द लाइफ। यस, एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है फैमिली लाइफ। मतलब यू हैव टू बी रेडी मेंटली कि आपका जो स्पाउज है, जो जीवन साथी है, वो इस टाइप का हो कि आपके इतने डिफिकल्ट ड्यूटी और इतने ट्रांजिशनल ड्यूटी में वो फैमिली चला ले। बिल्कुल, ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, सो दैट योर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन डजंट सफर। नेक्स्ट ये है कि आप एक फिक्स्ड गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर काम करते हैं, आपकी एक तनख्वाह है, एक आपका टीएडीए है, एक आपका प्रमोशन रेवेन्यू है, यू शुड बी हैप्पी विद दैट। तो ये सारी चीज़ों को आपको सोच के ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहिए। और इसमें भी आपको बीएसएफ मिली कि सीआईएसएफ मिली, कि आप एसएसबी में गए, कि आईटीबीपी में गए, कि सीआरपीएफ में गए, ये भी भाग्य की बात है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन देखने से एक जैसी दिखती ज़रूर हैं, लेकिन इनके ड्यूटी, चार्टर ड्यूटी बहुत अलग अलग है, इनकी चुनौतियाँ भी बहुत अलग अलग हैं। तो ये सब सोच के आना चाहिए। और वो अगर थ्रिल, एडवेंचर, चुनौती, सक्सेस, सेटबैक सब चीज़ के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आना चाहिए। ब्रीफली यदि आप थोड़ा सा व्यूअर को बता दें कि जो मल्टीपल सीएपीएफ हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन बता दें कि भाई बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी, क्या इनमें डिस्टिंक्शन है? देखिए, मोटे तौर पे तो देश में फौज और पुलिस दो ही को लोग जानते हैं। यस, लोगों के मन में धारणा है कि फौज होती है युद्ध लड़ने के लिए और पुलिस होती है जो लोकल क्राइम डील करने के लिए, और यही सच्चाई भी है। बिल्कुल। अब रही बात है कि फौज जब युद्ध होगा तब लड़ेगी, लेकिन जो छद्म युद्ध चल रहा है, जो इस देश में विरोधी कंट्रीज के तरफ से जो एक प्रॉक्सी वार चल रहा है, उसके लिए कौन सी फोर्स हो? 24/7। एग्जैक्टली। तो उसके लिए शुरू में तो लोकल पुलिस को ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो चुनौतियों का लेवल बहुत ऊपर चला गया। तो एक टाइम आया कि ये सोचा गया कि लोकल पुलिस इसके लिए नहीं बनी है। जैसे कि मैं उदाहरण लूं, हमने जितने युद्ध लड़े बॉर्डर के लिए लड़े, सीमाओं के लिए लड़े। सीमाओं को हमेशा किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, चाहे 1947 का अटैक हो, चाहे आप 1965 की लड़ाई हो, 1971 हो, 1999 हो, वट एवर इट इज, हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। तो उस डिफिकल्ट बॉर्डर के लिए आपको स्पेशलाइज्ड फोर्स चाहिए। बिल्कुल। आप नॉर्मल पुलिस से तो उसका काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। इन परिस्थितियों को देखते हुए 1962 में आईटीबीपी बनी चाइना बॉर्डर के लिए, जो कि आर्मी के साथ काम करती है और शांति काल में वो बीओपीज को मेंटेन करती है। तो 62 में आईटीबीपी बनी, उसका मैंडेट है चाइना बॉर्डर की रखवाली करना। ओके। लेकिन 1965 में जब सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान ने रणकच्छ में अटैक किया और वहाँ पे सीआरपी डिप्लॉयड थी, जिनका बहुत बड़ा एक वार का इतिहास है, और लोकल पुलिस उस ब्रंट को नहीं झेल पाई, तो बीएसएफ को बनाया गया। सीमा सुरक्षा बल दिसंबर 1965 में रेज की गई, और भारत के सबसे डिफिकल्ट बॉर्डर की यही गार्जियन है आज की तारीख में, जिसमें 3250 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर और 4050 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर। तो जो इंडिया का मोस्ट चैलेंजिंग डिफिकल्ट बॉर्डर है और एक्चुअल बॉर्डर की परिभाषा जिसकी है, वो बीएसएफ के पास है, जिसका युद्ध काल और शांति काल दोनों में रोल है। 1971 में उसका रोल आप सबको पता ही है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी कंप्लीट लाइन ऑफ कंट्रोल और वेस्टर्न बॉर्डर पे बीएसएफ की सीमा चौकियां
बदस्तूर अपने रोल में कायम रही, कोई भी सीमा चौकी विड्रा नहीं हुई, एक आदमी पीछे नहीं हटा, और इनकी 3 शहादत है जो तीनों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और कश्मीर, यस, ऑपरेशन सिंदूर में और कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल में, पूंछ एरिया में तो उन्होंने बहुत कमाल का काम किया, और जम्मू में तो ये वन लेडी बीएसएफ की लेडीज ने काफी इम्पोर्टेंट काम, वो तो विड्रा ही नहीं की, उनको ऑप्शन दिया गया कि आप चाहिए तो बटालियन हेडक्वार्टर में आ जाइए। उन्होंने अपने इनलाज को चिट्ठी लिखी कि आप आके बच्चे संभालो, हम नहीं हटेंगे, हमको इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा बॉर्डर पर करने का। तो ये बीएसएफ का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है इन बॉर्डर्स को कंटेन करने में, खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश। 7,000 किलोमीटर रफली, 7,000 किलोमीटर रफली, हाफ ऑफ योर लैंड बॉर्डर। यस। उसके बाद 2000 में नेपाल बॉर्डर के लिए आपको एसएसबी को तैयार किया गया, सशस्त्र सीमा बल, जो कि एक फ्रेंडली बॉर्डर है, सॉफ्ट बॉर्डर है, जिस पे कोई बैरियर नहीं लगा है, ओपन बॉर्डर है। लेकिन म्यांमार बॉर्डर पे ऑलरेडी असम राइफल लगी हुई है। तो ये फोर्सेज इस बैकग्राउंड में पैदा हुई, लेकिन सबसे पहले सीआरपीएफ 1939 में बनी थी, क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स, to deal with law and order problem inside the country when the situation is out of control from the police. तो लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के एड में सीआरपीएफ जाती है। ये अलग बात है कि आज के तारीख में सन 2005 से कश्मीर के सीआई ऑपरेशन की भी वही लीड फोर्स है बीएसएफ से टेक ओवर करने के बाद। तो सीआरपीएफ इज प्राइमरी लॉ एंड ऑर्डर फोर्स supporting to police, including their great role in anti-Naxal role. Yes. BSF is primarily a border force, handling most challenging Pakistan and India border, and it also has got a wartime role. SSB is handling Nepal border, which is a soft border, which is an open border, which is a friendly border, and Assam Rifle is already deployed on म्यांमार बॉर्डर। तो इन उद्देश्यों के लिए फोर्सेज की गई थी, और यह आर्मी नहीं है, लेकिन लाइक सिचुएशन ऑफ आर्मी ये काम कर रही है। बिल्कुल। लोकल पुलिस भी नहीं है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट में भी उनके एड में आती है। ये इसकी पोजीशन तो सारी कर रहे हैं ना, बंगाल में सारी पुलिसिंग कर रही है ना, सारी सीआरपीएफ ऑलमोस्ट, नहीं तो इलेक्शन ही ना हो पाए। यस। आपने जो एक बात कही ना कि बीएसएफ का वार में भी रोल है, सो हमेशा जब हमें जैसी कोर्स करते थे ना, तो बीएसएफ की एक कंपनी रिजर्व में हमेशा लगी रहती है। सर वो वार टाइम रोल में आर्मी बीएसएफ का मिल करके काम करने का है। ये रीऑर्गेनाइज्ड बीओपी का जो कॉन्सेप्ट है, एंड दे आर द बेस्ट गाइड ऑन द बॉर्डर। बॉर्डर के तो बेस्ट गाइड वही हैं, क्योंकि 24/7 है वहाँ पे। इंटेलिजेंस कलेक्शन उनका बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। डीआईजी दुबे जी, क्या मतलब आपने जिस तरीके से सारी चीज़ें जो 40 साल का आपका अनुभव आपने शेयर किया है, चाहे वो आपकी अपनी सर्विस के बारे में, जे.एंड.के की कंडीशंस के बारे में, इनिशियल जो हॉट बेड था, इनफैक्ट मैं भी 1992 में वहीं था जे.एंड.के में, उससे लेके 2003, 4, 5 तक आपने, प्लस उसके बाद किस तरीके से कहाँ से लेके आप कहाँ पहुँचे, और बॉर्डर का आपने जो बताया कि बीएसएफ की क्या चुनौतियाँ होती है, किस तरीके से आप ट्रुप के साथ मैनेज करते हैं, फिर एनआईए का आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद में आपने सारे डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल सीएपीएफ की जो फ़ौज है उनके बारे में बताया। इट्स अ वेरी एनरिचिंग, एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत इससे सीख मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। आपके सवाल भी बड़े इंसाइटफुल रहे, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनकरेजमेंट आई ट्राई टू रिप्लाई एज फार एज पॉसिबल। जो मेरी मेमोरी और मेरे एक्सपीरियंस है आपको लाने की कोशिश की आपके सामने। एक चीज़ आपका ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से आपको डेट्स एंड ईयर्स याद है ना, अच्छे लोगों को याद नहीं रहती है। थैंक यू सो मच। बिकॉज सी द पॉइंट इज, जब आप खुद जमीन पर है काम करते हैं ना, तो आपको चीजें भूलनी नहीं आती। बिल्कुल। देन यू रिमेंबर द डेट्स आल्सो, रिमेंबर द ईयर्स आल्सो। भूकंप आता तो सबसे पहले सांप को पता लगता